दानिश भाई, आप एक काम करोगे? ग्रुप के अंदर है ना, मैसेज डाल दो क्लास हो रही है, तो जितने बच्चे आना चाहे फटाफट से आ जाएंगे। जी सर। मैसेज कर दिया है सर मैंने।
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जोधपुर बंद है, इसी कारण अपनी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन होने जा रही है। एक सेकंड। ओके ओके ओके, चल ठीक है। सो झट से लेते हैं आज क्लास। कोई ऑफिस तो नहीं पहुंच गया था मैसेज आने से भी जस्ट पहले? हम्म। नहीं सर। वो अच्छा यार। ओके, तो अपने क्या है, कुछ जो है टॉपिक्स बचे हुए थे, वो टॉपिक्स को आज जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक अपना बचा हुआ था, वो फर्स्ट टॉपिक क्या था? ये था जीटीएम। ठीक है, जीटीएम के थ्रू मैंने आपको कुछ दो पॉइंटर्स बताए थे कि ये दोनों चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये था कि बटन क्लिक कैसे बनाते हैं जीटीएम के थ्रू, एंड सेकंड ये था कि स्क्रॉल उसमें कैसे बनाते हैं। ठीक, बहुत सिंपल से ऑप्शन होते हैं, ऐसा कोई बड़े ऑप्शंस ये है नहीं। आई होप, मैं अभी ये उम्मीद करके चलता हूँ आप लोगों का जीटीएम जो है बना हुआ होगा। ओके, तो ये जनरल सा है, सर ने सेटअप करवाया होगा आप लोगों को भी। ठीक है, मैं अपना मेल वगैरह डाल दूँ, डॉट शॉप है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका सेटअप है। अकाउंट वगैरह बनाना करना होता है, क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद में आई ऑल्सो एक्सेप्ट वगैरह करके इसे ओके करो। ओके जैसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये दोनों जो कोड्स हैं, ये कहाँ डालने हैं? आपकी वेबसाइट के अंदर। अब उसके लिए क्या करना है? वेबसाइट का पैनल ओपन कर लेना है। ठीक है, अपन अभी डब्ल्यूपी में है तो डब्ल्यूपी के थ्रू ही इसको करवा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ गए। देन इसके बाद में अपना अपीयरेंस थीम फाइल एडिटर, यहाँ गए, इसे हेड सेक्शन में डाल देते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, हेडर डॉट पीएचपी फाइल है, हेडर डॉट पीएचपी, ये रहा हेड सेक्शन, ये डाल दिया इधर। और एक ये था बॉडी, ये डाल देते हैं अपन इसमें बॉडी के अंदर। एक सेकेंड, हेड सेक्शन बॉडी ओपन, बॉडी ओपन के डाल देते हैं। ठीक है, सर ने भी बताया होगा आप लोगों को। फाइल अपडेट वगैरह करो, जैसे ही फाइल आप लोग अपडेट कर देंगे वैसे ही आपका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। ओके, यहाँ से अपना क्या है, ये गूगल टैग मैनेजर जो है ओपन हो गया है। एक काम करते हैं, साथ ही के अंदर है ना, एक लाइव वाला भी बता देता हूँ, ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम लोगों के लिए। चलो, एक लाइव वाला भी देखते हैं। ये है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा था, अपन ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कनेक्ट कर लिया है। अब देखो, कनेक्ट होने में और उस डेटा वगैरह ट्रांसफर होने करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टैग कॉन्फ़िगर होगा, टैग फाइंड होगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अभी इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम वो लेगा ऑफकोर्स डेटा स्ट्रीम बनाने में। तो अभी के लिए क्या है ना, अपन लाइव वाले पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इन जनरल है, ये सब आपको दिख गया। अभी अपन को क्या करना होता है, अगला स्टेप, तो इसी के अंदर आपको यहाँ टैग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, टैग का ऑप्शन मिलेगा। टैग के ऑप्शन में हमें क्या करना है, तो देखो, जैसे ही अगर आप इधर जाओगे, इधर आप टैग देखोगे, टैग का ऑप्शन है, टैग देखोगे इधर जो लाइव वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स 4 या फिर GA4 जिसे कहते हैं, GA4 आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है? GA4 ऐड करने के लिए जैसे ये है, यहाँ पे न्यू का बटन दबाया, न्यू के बटन में इसे क्लिक किया, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ लेगा आपसे, बहुत सारे ऑप्शन देगा आप लोगों को, कई टाइप के इंटीग्रेशन अवेलेबल है, बट नहीं करना, अपन को GA4 को इंट्रीगर करना है।
और यहाँ पे ये बोलेगा GA4, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पूछ लेगा इसकी मेजरमेंट आईडी। अब ये कहाँ से निकाल के लानी है, तो जाना है हमें एनालिटिक्स, यहाँ जाना है एडमिन पे। एडमिन पे जाने के बाद में अपन को जाना है अपनी स्ट्रीम्स के अंदर। एक सेकंड, थोड़े से डेटा चेंज हो गए हैं इस बार। स्ट्रीम्स में जाना है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। वेट सेकंड, इसकी स्ट्रीम हो रही है, ओके इसकी स्ट्रीम नहीं हो रही। अपना है WS, ये है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी मेजरमेंट आईडी। डेटा स्ट्रीम के अंदर ये होती है मेजरमेंट आईडी। ठीक है, डेटा डॉट शॉप 123। ओके चलो ठीक है, शायद जो बैच था वो 123 होगा, 123। चलो कोई ना, जो है सेटअप वो देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद में अपन अपना मेजरमेंट आईडी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अभी कह रहा है नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर। ठीक है, जनरल सी क्या बात है ना कि ये वाला जो GA4 है जो आपकी क्लास में हुआ था, WSB66, ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे GA4 वगैरह मैंने करवा दिए हैं। तो इसी कारण से जो कंटेनर है वो यहाँ पे खाली बता रहा है। अगर इस कंटेनर में आईडी होती, लेट सपोज ये कंटेनर अभी एक्टिव होता, जो कि अभी नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपको बस कंटेनर डाल के आगे उसे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, जिससे ही क्या है ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट कि कौन सा वाला अकाउंट था जिसको मैंने सबसे लेटेस्ट बनाया हुआ है। माइट भी जो सबसे लेटेस्ट अकाउंट था 66, 66 WSB 66 WSLC 102 145। ओके, मल्टीपल हो चुके हैं, ठीक है ना, माइट भी ये है। ये ज्यादा सेटअप करवा देते हैं ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। WS टेक शॉप, और कुछ एनालिटिक्स वगैरह यहाँ होंगे, गूगल टैग मैनेजर वगैरह डल चुके हैं जी। जी डैश, चलो छोड़ो, एक सेकंड, अभी चेक करते हैं, एग्जैक्ट को कनेक्ट करते हैं। ये टैग लेगेसी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, जैसे टैग असिस्टेंट भी कहा जाता है। इससे अपन पता कर सकते हैं कि क्या जो आपका टैग है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एक सेकंड, टैग एनालिसिस, चलिए अभी कोई टैग नहीं है वेबसाइट पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग समझ जाना। यहाँ पे अपन को क्या करना है, एनालिटिक्स का ये मेजरमेंट आईडी ले जाना है और यहाँ पे ले जाके इसे सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव करोगे ये आपसे पूछ लेगा इसका नाम, इसका नाम डाल देना। जैसे ही नाम वगैरह हो जाएगा, ये कंटेनर आईडी इसको क्लिक कर लेगी, बस आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ चलते हैं ओरिजिनल वाले पे, लाइव है जो। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जैसे टैग लग चुका है। अब जैसे ही आप लोग टैग देखोगे टैग लगने के जस्ट बाद में हमें क्या करना होता है, तो जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके क्या देखोगे, चेक करोगे कि सारी जो चीजें हैं, जो सारे टैग्स वगैरह हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अभी मेरे वाले में देखोगे ना, तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे बता देगा। जैसे चलो मैं रीड मोड को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे इसको एक बार प्रीव्यू पे डालते हैं, ये प्रीव्यू पे गया। इसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट होगा, वेबसाइट पे लेके जाएगा। कोई भी अगर सेफ्टी फीचर्स वगैरह ऑन कर रखे हो तो वो बंद कर देना। ठीक है, यहाँ पे जाना और लेट सपोज ये है, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे ये जो डायलॉग आ रहा है इसको फिनिश कर देना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जितने भी अभी तक के आपके जितने भी इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे ये बता देगा कि सर ये इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रिगर
हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली पहले से क्लिक और स्क्रॉल डेप्थ जो है वो मैंने लगा रखा था। ठीक है, तो पहले से ही इस क्लिक और जो है स्क्रॉल डेप्थ यहाँ पे लगा हुआ है। हमें कैसे करना है वो देख लो, यहाँ पे जैसे ये इवेंट दिखा रहा है कि क्लिक इवेंट जो है वो भी ट्रिगर हुआ है, स्क्रॉल डेप्थ इवेंट था वो भी ट्रिगर हुआ है, दोनों इवेंट ट्रिगर हुए हैं। अब वो हमें कैसे देखना होता है, यहाँ चलो अपन को सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पे वो GA4 करना था। ठीक है, GA4 जैसे ही आप लोग कर दोगे, यहाँ अपन को चलना है ट्रिगर्स के अंदर। ठीक है, ट्रिगर्स में आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। ट्रिगर में न्यू ऑप्शन डालना है, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये ऑल एलिमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, सम क्लिक पे जाना है। सम क्लिक पे जाने के बाद में हमें यहाँ पोस्ट नेम लेना है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट नेम प्रेफर नेम लगे वगैरह बता देगा, बट अभी के लिए क्या करना है, वापस से इस पे जाके इसे सेव कर देना है। सेव एलिमेंट, क्लिक एलिमेंट सेव हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ आएंगे, टैग्स तो आपका टैग तो है जो लग चुका है। ट्रिगर में जाएंगे, ट्रिगर में ये दो जो एलिमेंट आपके लग रखे हैं, अब अपन को ये एलिमेंट कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ न्यू में जाओगे ना, न्यू में जाते ही आपको ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, ऑल एलिमेंट पे क्लिक करना है, ऑल एलिमेंट पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे एक एलिमेंट हो रखा है पहले से, रीड मोर बटन वाला एलिमेंट है ये हो रखा है, क्लिक ऑल एलिमेंट किया। फिर यहाँ पे एक अलग सा एलिमेंट देखने को मिल रहा है, ऑल क्लिक्स की जगह यहाँ सम क्लिक दिख रहा है। तो लेट सपोज कि हमें तो क्या करना है, हमें तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ क्लिक्स है इस पे गए, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसे ट्रिगर करना है, ये वाला जो बटन है ना रीड मोर, इसे हमें ट्रिगर करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड मोर बटन पे क्लिक करवाना है हमें, क्लिक ऑल एलिमेंट को क्लिक करके रखना है, और सम क्लिक से क्लिक करना है। जैसे सम क्लिक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, क्लिक क्लासेस, क्लिक एलिमेंट वगैरह, क्लिक URL वगैरह, ये सारे क्या है, ये इवेंट्स है। जैसे आपने GA4 के अंदर इवेंट देखे थे, पेज व्यू हो गया, इवेंट नेम हो गया, पेज टाइटल हो गया, पेज रेफरर हो गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ से आपको जो एलिमेंट लेना है, मतलब क्या है, क्लिक टेक्स्ट जो आपको लेना है। ये क्यों लेना है, क्योंकि इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि क्लिक किस टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए, क्लिक एक एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो, क्या, रीड मोर। हम चलेंगे वापस यहाँ, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है बटन के ऊपर, रीड मोर। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इस रीड मोर के ऊपर क्लिक करे तो उसे क्या मान लिया जाए, उसे एक इवेंट मान लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली वापस जाएंगे, जाने के बाद में हम इसे सम क्लिक पे लेके जाएंगे। यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन वाला जो है इस पे हम डालेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल कर दो या फिर कंटेन कर दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से काम करता है। और देन जो भी टेक्स्ट है वो हम डाल के इसे कर देंगे सेव। जैसे ही आप लोग सेव करोगे, ये इवेंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन काम क्या है, यहाँ पे जाएंगे टैग के अंदर, टैग के अंदर पहले आप अपना जो GA4 है, GA4 को यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। GA4 को यहाँ क्रिएट करने के बाद में ट्रिगर्स में जाना है। ठीक है, ट्रिगर के अंदर हमें यहाँ पे ट्रिगर क्या डालना है, ट्रिगर के अंदर हमें ट्रिगर डालना है, यहाँ पे न्यू के अंदर जाना है, और न्यू पे जाने के बाद में क्लिक ऑल एलिमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, ऑल एलिमेंट क्लिक है, सम क्लिक पे जाओगे, क्लिक क्लासेस हैं, क्लिक टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हो आप लोगों का वो टेक्स्ट आपको डाल देना है। ठीक है, इसी के साथ में एक ऑप्शन और बचता है इसमें, वेरिएबल्स में जाएंगे। वेरिएबल्स में जाने के बाद में आपको वेरिएबल्स भी एक्टिव कर लेने हैं। लेट सपोज कि अगर आपको ये नहीं दिख रहा, क्लिक क्लासेस, क्लिक एलिमेंट, क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा था, ट्रिगर है, ट्रिगर के अंदर हम जब जा रहे थे, एक सेकेंड, ट्रिगर के अंदर हम जा रहे थे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, ऑल एलिमेंट दिख रहा था, बट हम जब से हम क्लिक पे जा रहे थे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो क्या करना, वेरिएबल्स में जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल ही कितने हैं, जितने वहां ऑप्शन आ रहे थे। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही ऑप्शन कम दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में यहाँ जाओगे नीचे, ये क्लिक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप लोगों को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, डेटा लेयर्स ऐड हो चुकी है वेरिएबल्स की।
अब ट्रिगर में जाओगे ना वापस से, अब जाना, अब न्यू पे जाना, अब ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, ऑल एलिमेंट पे जाना, अब सम क्लिक पे जाना। ये लीजिए, ठीक है, ऑप्शन देखने को मिल गया। तो सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं है। आप लोग अपना टैग ऐड कर लो। टैग ऐड करने के बाद में यहाँ पे वेरिएबल्स में भी जाओ, और वेरिएबल्स में अगर आप देख लो, एक बार चेक कर लो कि ये जो है क्लिक टैग्स वगैरह ये आपके ओपन है कि नहीं है, या ऑन है कि नहीं है। और नहीं है तो कॉन्फ़िगर में जाके इन सभी को ऑन कर लो। जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ट्रिगर में आ जाओ। ट्रिगर के अंदर क्या करना है, न्यू ट्रिगर पे जाना है, कॉन्फ़िग टैग जो ट्रिगर कॉन्फ़िगर है उस पे जाना है, ऑल एलिमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ सम क्लिक के अंदर क्लिक टेक्स्ट और उसका टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। जो भी आप लोग बटन क्लिक करवाना चाहते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड टेक्स्ट वगैरह हो, कोई और टाइप से आईडी वगैरह लेना चाहते हो, वो भी ले सकते हो। ठीक है, और तो ये उसे सर लेके बस यूआरएल का क्या है? सेव कर देना है। क्लिक। जैसे सेव करेंगे वैसे ही हमारे पास में, एक सेकेंड, जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे वैसे ही ये जो है रीड मोर बटन आपके एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ दानिश, आप कुछ कह रहे हो, बताओ। जी सर, ये क्लिक यूआरएल का क्या है फिर? पेज व्यू है क्या? हम्म। जो इसमें एक ऑपरेटर आ रहा है ना, क्लिक यूआरएल। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक जो ऑपरेटर आ रहा है ना यूआरएल का, क्लिक यूआरएल, उसका मतलब क्या है हाँ, सर? क्लिक यूआरएल क्या है? जी। हाँ, अपन ने इवेंट बनाए थे तो इवेंट के अंदर क्लिक यूआरएल डाला था, यूआरएल डाल दिए थे वहां पे। अपन ने जब इवेंट बनाए थे ना GA4 के अंदर, याद हो आपको, तो अपन ने यूआरएल डाले थे ना। तो होता क्या है ना, यस। इन जनरल जब भी कभी आप किसी भी इवेंट को ट्रिगर करवाते हो, लेट सपोज किसी बटन पे क्लिक करते हो, तो भी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक यूआरएल जनरेट होता है। क्योंकि क्लिक करने के बाद कहीं तो लेके जाएगा वो, तो जहां पे वो लेके जा रहा है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये आप लोगों का यूआरएल है, इसे लेकर जाओ, और यहाँ जाने के बाद में न्यू कॉन्फ़िगर के अंदर जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सम क्लिक्स के अंदर कि क्लिक क्लिक यूआरएल। ठीक है, क्लिक यूआरएल है, तो यहाँ पे आप अपना क्लिक यूआरएल डाल दो, बस सेव कर दो। मल्टीपल ऑप्शन है, टेक्स्ट चाहो टेक्स्ट होगा, ये चाहोगे ये होगा, कोई तो दिक्कत सर नहीं। अपन टेक्स्ट पे अपनों ने रीड मोर किया, तो जितने भी रीड मोर एलिमेंट है वो सारे काउंट होंगे? अपन तो एक ही चाह रहे हैं जैसे। हम्म। अपनों ने तो हाँ, एक पर ही लगाया पर। उसके लिए फिर क्या कर सकते हो, अगर सिंगल वाला करना है तो सिंगल वाले के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक सेकेंड, ठीक है। देखो कभी भी अगर आपको सिर्फ, जैसे अभी उसमें तो रीड मोड था, तो रीड मोड जहां जहां लिखा होगा सब ट्रिगर हो जाएगा। अगर एक स्पेसिफिकली करवाना हो ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो वेरिएबल्स है ना आपके, एक बार के लिए आप सारे जो वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स को यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल ऑन करने के बाद में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, सारे के सारे जो भी आपके इवेंट्स हो, ये जितने भी आपके वेरिएबल्स हो, इन्हें ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में क्या करना ना, यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना। प्रीव्यू पे जाएंगे ना आप जब भी, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में हमें ये इस वेबसाइट पे ले जाएगा, कॉन्फ़िगर है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इवेंट चाहिए, जैसे XYZ जो भी आपको चाहिए, ठीक है, तो लेट सपोज ये वाला चाहिए। ठीक है, कर लिया, इसको फिनिश कर देना। जैसे ही फिनिश करोगे ना, यहाँ पे ये एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक क्लिक के इवेंट आएंगे, इस क्लिक के इवेंट पे जाना। जैसे ही आप क्लिक के इवेंट पे जाओगे, ये आपको बताएगा कि टैग ये वाला फायर हुआ था, वेरिएबल कौन कौन से थे, तो ये लीजिए, ये आपके सारे वेरिएबल्स आ गए। तो इन केस अगर एक स्पेसिफिक को टारगेट करना होगा ना, तो क्या करना है हम लोगों को, ये क्लिक एलिमेंट है ये वाला, क्लिक एलिमेंट ले लो। ठीक है, क्लिक की आईडी ले लो, क्लिक का टारगेट ले लो। ठीक है, इवेंट नेम वगैरह मत लेना, बट क्लिक एलिमेंट ले लो, क्लिक आईडी ले लो, या क्लिक टारगेट ले लो। अभी मेरे पास में क्या है, आईडी और टारगेट अवेलेबल नहीं है,
बट मेरे पास में क्या एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, वो स्पेसिफिक जो एलिमेंट आप कह रहे हो ना, बस उस स्पेसिफिक एलिमेंट को ही ट्रिगर करेगा, भले ही 10-15 आपके रीड मोड या कोई दूसरे टाइप के बटन हो या ना हो। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो जो आपने क्लिक यूआरएल देखा था ना, वहीं पे ही ऑप्शन आता है क्लिक एलिमेंट का भी, तो उसमें डाल देना, काम हो जाएगा आपका। एक सेकंड बता भी देता हूँ, यहीं पे जाओगे, ये देखिए क्लिक एलिमेंट है। तो वो जो एलिमेंट की फाइल आपने देखी ना, ये वाली एलिमेंट वाली फाइल, यहाँ से कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में डाल देना और इसे सेव कर देना, बस हो गया आपका काम। ओके, समझ में आ गया कैसे बनता है ये? यस सर। चलिए, ठीक है, पक्का सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं, स्क्रॉल वाला बता दूं फटाफट से अब। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? चलिए, देखो एक बार आप खुद की तरफ से भी प्रैक्टिस करके देखना, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ना, तो एक बार डाउट सेशन ज्वाइन कर लेना, तो उसके अंदर फिर वो जो भी ट्रेनर वगैरह होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब वो सेकंड वाला बचता है आप लोगों का स्क्रॉल डेप्थ वाला। ठीक है, स्क्रॉल डेप्थ के लिए हमें क्या करना है, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, यहीं पे ही न्यू को क्लिक करना है, ट्रिगर के अंदर ही न्यू को क्लिक करना है, यहीं पे ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, यहीं पे ही आप लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको मिल जाएगा एक स्क्रॉल डेप्थ नाम का इवेंट, इसे क्लिक कर लेना। यहाँ पे जैसे इसे क्लिक करोगे तो बस यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ आएगी, इसे क्लिक करना, यहाँ पे डाल देना 25, 50, 75 और 90। अब ये क्या है, तो देखिए ये आपके पूरे पेज का जो है परसेंटेज वाइज नंबर है। मतलब क्या है, पहला इवेंट स्क्रॉल कब ट्रिगर होगा, जब वो 25% कॉन्टेंट पढ़ लेगा। सेकंड कब होगा, जब वो 50 पढ़ लेगा। थर्ड कब होगा, जब वो 75 पढ़ लेगा। और फोर्थ कब होगा, जब वो 90 पढ़ लेगा। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो एक स्क्रॉल है उसको भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि इतना कंटेंट पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है। ठीक है ना, मैंने बताया था। चाहो तो परसेंटेज में कर दो, चाहे तो पिक्सल में कर दो। पिक्सल वाला क्या थोड़ा समझ से बाहर है। ठीक है, तो पिक्सल वाले को हम नहीं करते। पिक्सल वाला समझ से बाहर इसलिए क्योंकि है ना, पिक्सल्स की जो आपकी आइडिया है ना, वो निकालना हर वेबसाइट में अलग अलग पड़ जाएगा, तो पिक्सल में फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो पिक्सल्स में मत निकालना, परसेंटेजेस में निकालना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेगा कि 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया और 90 हो गया। ठीक है, अगर सभी के लिए ट्रिगर करवाना है इसे, तो ऑल पेजेस कर देना। और कोई एक स्पेसिफिक आपका लैंडिंग पेज है या फिर कुछ और है, ठीक है, उसके लिए अगर ट्रिगर करवाना है तो आप लोग यहाँ से इसे पेज यूआरएल डाल के ट्रिगर करवा सकते हो। जैसे कि मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो इसका होम पेज है, तो होम पेज के लिए ही रहे, तो पेज यूआरएल डाल दिया मैंने, ये इसको कर दूंगा मैं सेव। ठीक है, और जैसे इसको होम स्क्रॉल डेप्थ नाम से मैं बना देता हूँ, ये बन गया, बस क्लियर। बन गए आपके सारे ये तीनों जीटीएम के लिए। देखो जीटीएम जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस ये जीटीएम इतना ही कुछ कर सकता है। जीटीएम इससे भी बहुत सारी ज्यादा चीजें कर सकता है, जीटीएम बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना, मतलब अभी आप ये कह दो कि अभी जितने भी अपन एलिमेंट्स या टूल्स वगैरह देखते हैं ना, उसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जो है वो है आपका ये जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। इसके अंदर आप लोगों को दो ऑप्शन समझाने थे, एक था स्क्रॉल वाला और एक था बटन क्लिक वाला। ठीक है, क्या आप लोगों को ये दोनों समझ में आ चुके हैं? कोई भी टाइप की दिक्कत हो तो बताइए। यस सर, ये एक है ना क्लिक क्लासेस क्या था? क्लिक क्लासेस क्या, अलग अलग टाइप के क्या एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, या ये देख रहे हो आप, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं। आप कह सकते हो स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं कोड के अंदर। ठीक है, ये इसमें अपन जाते हैं ना कोड के पीछे, ये सब कोड के अंदर लाइंस वगैरह जो आपको दिखती है, ऐसा। इनमें से ही एक होती है क्लासेस। ठीक है, अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर लगाई जाती है।
स्ट्रिंग्स में होती है। वो आपको पूरा एलिमेंट ट्रिगर करने देता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, और किसी का कोई डाउट है इससे लेके? अगर डाउट है एक बार टेस्ट करो, देखो ये चीजें क्या है, प्रैक्टिकल है, आप लोग एक बार करके देखोगे नहीं तब तक इम्प्लीमेंट कर पाना दोनों के लिए मुश्किल है, दोनों एंड से। तो एक बार आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करो, अगर देन कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं आपसे वापस कनेक्ट एक बार किसी डाउट सेशन के अंदर, या जहाँ पे भी कभी राह चलते हैं आप लोग मिल गए तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अपना जो जीटीएम है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वो जीटीएम के बाद में एक था मोबाइल एसईओ को लेके। ठीक है, मोबाइल एसईओ वाला टॉपिक था। अब देखो मोबाइल एसईओ ऐसा कोई बड़ा एसईओ नहीं होता, या फिर कोई एक बहुत अलग एसईओ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा सिंपल ऑप्शन होता है। मोबाइल एसईओ के अंदर हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली चीज आती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली होने का क्या मतलब होता है, तो देखो जिस भी वेबसाइट को आपको चेक करना हो कि ये एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या, अच्छा ये मेरा पर्सनल वाला है, चलिए इधर आ जाओ। जिस भी वेबसाइट को अगर आपको चेक करना हो कि यार ये जो है आपके मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, तो कुछ मत करो, पेज पे जाओ। पेज पे जाने के बाद में यहाँ से क्लिक करो। सबसे पहली चीज उसका रिस्पॉन्सिव होना होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसकी साइज जो है वो बढ़ा के देखनी है, कम करके देखनी है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार एक बात बताओ कि ये जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर ये वेबसाइट अपने आप को, अपने साइजेस को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ये देखो मोबाइल के ऊपर भी अच्छे तरीके से दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर स्क्रीन साइज छोटी हुई तो ये अपने एलिमेंट्स को नहीं छोड़ रही है, ये रिस्पॉन्सिव हो रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये डेवलपर एंड के ऑप्शंस होते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के। इनकेस अगर कभी आप लोगों के मन में ये आ जाए कि नहीं सर हमें खुद को ही रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, कुछ मत करना, यहाँ पेज पे चले जाना। पेज पे जाने के बाद में लेट सपोज कि इस एलिमेंट्स में अभी कुछ नहीं है, एक मिनट रुको मैं आपको एक पेज से बता देता हूँ रिस्पॉन्सिव बनाना। वैसे ये अपना काम नहीं है, कभी भी याद रखना, कोई भी अगर आपको ये कहे ना कि रिस्पॉन्सिव बनाना हमारा काम है, तो हमारा कोई काम नहीं है रिस्पॉन्सिव बनाना। हमें पता करना है कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो पहला वो एलिमेंट है। अब यहाँ से देखो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कोई सा भी डोमेन लेके एक बार देख लो। ठीक है, अभी यहाँ देखना रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है। एक सेकंड। ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिव करने का मतलब सिर्फ ये होता है, यहाँ देखो रिस्पॉन्सिव मोड दिख रहा है, ये रिस्पॉन्सिव मोड आपका ऑन होना चाहिए। जैसे रिस्पॉन्सिव मोड ऑन करोगे यहाँ से ये पूछ लेगा मोबाइल फोन पे कैसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब जैसे कि ये है इमेज है। ठीक है, अब इमेज में हम लोग आ गए। अब हमें ये लिख रहा है यार ये इमेज जो है ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, इमेज जो है बहुत ज्यादा स्क्रीन कवर वगैरह कर रही है। कुछ मत करो, इसकी हाइट कम कर दो, ये लो, इमेज की हाइट होगी कम, हो गई अच्छी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आपको लग रहा है नहीं यार ये तो विड्थ भी बहुत ज्यादा दे रही है, विड्थ इसकी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सही लगे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कोई मना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, विड्थ वगैरह हो गई। ठीक है, ओपेसिटी है वो अपन ने देख रखी है, ओपेसिटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, बस इसके अलावा लगता है एलिमेंट्स हैं। जैसे ये एलिमेंट्स हैं, आपको लगता है कि यार ये एलिमेंट जो है इनके बीच में थोड़ी बहुत जो है आपको जगह वगैरह देनी करनी है, तो इनकी हाइट वगैरह बढ़ाना करना, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, रिस्पॉन्सिव वाले इस पे टैब पे जाना है, क्लिक करना है, और हम जो भी एलिमेंट क्लिक करके जिस भी तरीके से उसे करना चाहेंगे आप वहां से उसे
क्लिक कर सकते हो। बाकी एडिटिंग ऑप्शंस वगैरह तो अपने देखे हैं ही। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सर हमें क्या करनी है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी है। तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है, वो यहाँ से बनती है। देन आप जो भी सेक्शन वगैरह चेंज करना चाहते हो, जो भी उसकी हाइट वगैरह कम ज्यादा करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, जो भी उसको कम ज्यादा देना चाह रहे हो वो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इनकेस लगता है कि सर एक है ना, कुछ टूल होना चाहिए इसको पता करने के लिए, तो देखो कुछ नहीं करना, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करके गूगल का खुद का एक बना रखा है गूगल ने। ठीक है, आपका जो गूगल सर्च कंसोल आता है ना, वहां पे भी मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट होता है। तो ऐसी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोग क्या कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। एक सेकंड, डॉक्स, ठीक है, एक सेकंड। ओके, ओके, अच्छा ये तो पेज स्पीड इनसाइड का ही बता रहा है। एक सेकंड, पेज स्प्रेड इनसाइट को और इसको लगता है साथ में मिक्स कर दिया गया है। चलो देखते हैं। यहाँ से कर दो, नहीं तो ये आपको पेज स्प्रेड इनसाइट वेबसाइट तो बताई गई है। ठीक है, पेज स्प्रेड इनसाइट ये वाली थी। यहाँ से भी चेक कर सकते हो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, मोबाइल पे ढंग से काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक और वेब वाइटल्स वगैरह बता देगी कि मोबाइल पे किस तरीके से काम कर रही है। कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से जो ये दिक्कतें हैं, जैसे FCP है, LCP है, ये सब बता रखे हैं, CLS वगैरह, इन इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी इशू आ रहा है LCP का, जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है उसका इशू आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि उसकी साइज को हम लोग कम करें। ठीक है, बाकी और क्या होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। आपको जो आपके टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो रखने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिस्पॉन्सिव होनी है वेबसाइट। सेकंड थिंग क्या है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, बट उसके साथ में ही उसके जितने भी SEO के रिलेटेड आपने अभी तक जितने भी टर्म्स पढ़े हैं वो सारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। ठीक है, यही होता है मोबाइल SEO। ऐसा कुछ नहीं कि मोबाइल के लिए किसी और टाइप का SEO होता है। एक ऑप्शन और होता है AMP करके, शायद सुना होगा तुम लोगों ने। एक ऑप्शन आता है AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस करके, ऐसा एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो देखो AMP बनाना जो है वो हमारा काम नहीं है, वो डेवलपर्स का काम होता है कि AMP कैसे बनाया जाए वेबसाइट की। ठीक है, AMP पेजेस कैसे बनाए जाए। बट आप लोगों को टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी कभी आप लोग वर्डप्रेस पे रहेंगे तो वर्डप्रेस के ऊपर AMP बनता है। ठीक है, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये रहा। ठीक है ना, इसे बस ये ऑफ होगा, इसे ऑन कर देना, तो ये AMP वाला हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव वाला हो जाएगा, और SEO जैसे इंप्लीमेंट होता है वैसा ही रहेगा। AMP का फायदा क्या होता है, तो देखो इससे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल पेज है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होती है तो उसकी थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ही इसे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या समझ में आ गया मोबाइल SEO क्या होता है? बड़े बड़े मिनिमल टॉपिक्स है आपके, क्या है, बड़े बड़े जो ब्रॉड टॉपिक्स थे वो हो चुके हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा छोटे टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। ये हो गया। मतलब सिर्फ मोबाइल फ्रेंडली बनाना है अपनों को वेबसाइट, तो वो मोबाइल एसईओ हो जाएगा, है ना? हाँ, मोस्टली अपन ये कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे, बताओ। एक लास्ट मॉड्यूल और बचता है आप लोगों का, उसके ऊपर आते नहीं तो। किसी का भी डाउट हो तो बोलो भाई। कोमल मैम, बताइए, सब समझ में आ रहा है? क्या वो कोमल मैम बस ऑन करके चले गए क्या? चलिए, अच्छी बात है। ओके, बाकी शशांक, नितेश, ईश्वर सर, बताइए क्या सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए,
ठीक है, लास्ट एक टॉपिक और बचता है आप लोगों का, समझ आ गया सर, चलिए बहुत बेटर है। लास्ट एक टॉपिक बचता है आप लोगों का, इंटरव्यू। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू के लिए क्या सीन है, बड़े मिनिमल सी अप्रोचेस होती है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो बाकी कोर्सेज के अंदर होती है, तो वहां पे क्या बताया जाता है इंटरव्यू के अंदर, लिंक्डइन प्रोफाइल को सबसे पहले क्रिएट करना, उसको बनाना करना, ठीक है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। बट क्या है, डीएम के अंदर ये चीजें होती ही नहीं है। तो डीएम के अंदर नहीं होती तो फिर क्या करते हैं सर, तो अगर डीएम में नहीं होती है तो हम डीएम के अंदर कुछ और ऑप्शंस के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? तो देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लेट सपोज कि इंटरव्यू ऐसा नहीं है, आप ऐसा कभी मत सोच लेना कि इंटरव्यूज जो है जॉब प्रिपरेशन के लिए ही करवाए जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार आपके क्लाइंट के साथ में आपकी मीटिंग भी होती है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि वही क्लाइंट मीटिंग भी आपका इंटरव्यू ही होती है, क्योंकि क्लाइंट भी आप लोगों के एज एन एम्प्लॉयर जैसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इंटरव्यू तो कैसा भी हो, कहीं भी हो, तैयार तो रहना चाहिए। अब सबसे पहली चीज, ब्रांडिंग। आप लोगों के इंटरव्यू की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट जो थिंग आती है वो होती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होती है तो वो समझो। आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हो? अब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई क्लाइंट हो, कभी भी कोई आपका इंटरव्यूअर हो, एम्प्लॉयर हो, XYZ कोई सा भी पर्सन क्यों ना, उसको आपको डेमो बहुत बढ़िया देना है। डेमो मतलब क्या होता है, आपका फर्स्ट लुक। ठीक है, अब वो कैसे होता है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब भी इंटरव्यू देने जाओ आप लोग वेल सेटल्ड दिखने चाहिए। मतलब क्या है ना, सबसे पहली चीज ग्रूमिंग वगैरह वो सब चीजें करवा के एकदम टिप टॉप होके जाना है। ड्रेसिंग में जितना हो सके फॉर्मल्स ट्राई कर सकते हो, फॉर्मल्स अच्छा होता है। बट इन केस अगर आपके ऊपर कैजुअल ज्यादा अच्छा लगता है तो कैजुअल्स की तरफ भी जा सकते हो। मैंने कभी भी आज तक अपने एक भी इंटरव्यू जो है मैंने फॉर्मल्स में नहीं दी होंगे, मुझे याद ही नहीं मैंने कभी फॉर्मल ज्यादा पहने होंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ फॉर्मल पर्सन, ठीक है ना। मैं लाइक कैजुअल्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं कैजुअल्स ही पहनता हूँ हमेशा, भले ही कितना भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मैं कैजुअल्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो बेटर क्या रहता है, कैजुअल्स पहनते हैं तो कंफर्टेबल रहता है आपके लिए भी और अगले के लिए भी। ठीक है, इन जनरल जो भी है ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें वो कंफर्टेबल है, ऑफलाइन भी होगा तो भी ऐसा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहनो वो जो तुम्हें बेटर बता सके, पहली चीज। ठीक है, तो ब्रांडिंग का सबसे पहला रूल, आप अपने आप को बेटर से बेटर बताओ दिखने में, लुकआउट, जब तक मुंह ना खुला हो आपका, ठीक है ना, क्योंकि वो खुलने के बाद तो उसको पता पड़ ही जाएगा। ठीक है, बट जब तक वो आप ना बोलो, कुछ भी चीज आप उसको ना बोलो, उससे पहले उस आपके लिए उसके माइंड में जो एक पर्सपेक्टिव बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि हाँ इससे हो जाएगा। सेकंड थिंग ये होती है, कोशिश ये करो कम से कम बोलो। ठीक है, कम से कम बोलने का क्या मतलब है, देखो ज्यादा बोलोगे ज्यादा फंसोगे। ठीक है, जवाब उतना दो जितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कैसे, एकदम लाइक सीरियस होके। ठीक है, कितना भी कुछ भी हो जाए आप अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करके चलो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग जो हो वो बहुत ही ज्यादा लाइक है ना नर्वस हो, ऐसा ऐसा कभी मत करना। ठीक है, कोशिश करो जितना स्ट्रिक्ट रह सकते हो अपने फेस पे, ऐसा रखो जैसे अभी डांट दोगे उसे, मतलब इतना भी मत रखना, बट समझ पा रहे हो, कॉन्फिडेंस ऐसा रखना चाहिए कि एकदम यू हाँ, कि भाई अगर कुछ बोला गलत तो मैं तेरे ऊपर ही चढ़ जाऊंगा, उस टाइप का कॉन्फिडेंस रख के चलना है। ठीक है, ये मेरा टाइप है, क्योंकि मैं जनरल सी अगर ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि अगर आप लोगों के सामने ज्यादा बातें करोगे, लेट सपोज कि अगर आप ज्यादा चीजें बोलोगे तो है ना, कई बार क्या होता है कुछ गलत भी आपके मुंह से निकल सकता है। गलत मतलब क्या है, कुछ गलत क्या कहते हैं, आपने वर्ड यूज कर लिया, कुछ गलत जो है आप लोगों ने एक्स्ट्रा बता दिया अपने कामों के बारे में। ठीक है, तो आप क्या हो, एज एन फ्रेशर जब भी स्टार्ट करो ना, तो हमेशा याद रखो, स्टिक रहो, जितना हो सके नर्वस कम रहो, कॉन्फिडेंट हाईएस्ट रहो। ठीक है, देन इसके बाद में आती है बात, हमने अपनी ब्रांडिंग कर ली, हम दिखते अच्छे हैं, हम दिख अच्छे तरीके से रहे एकदम परफेक्ट, घर से सबसे पूछ के जाना अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, देन बाहर निकल जाओ। देन उसके बाद जैसे ही पहुंचो वहां पे, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या है, कोशिश करो कि उस समय पे मोबाइल कम से कम यूज करो। जब भी इंटरव्यू देने जाओ, अगर आपको बाहर बिठाया गया है वहां पे मोबाइल यूज कम से कम करो। कोशिश करो कि ऑफिस को आसपास से देखो, जितना वहां पे जितने भी आसपास की चीजें लिखी हुई है, जो जो चीजें वहां पे चल रही है, वहां के लोग कैसे काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, वहां के लोगों को नोटिस करो कि उनके लोग कैसे काम कर रहे हैं।
अगर उनके लोग जो है बड़े ही सलीके से काम कर रहे हैं तो मान लेना कि कंपनी बहुत ही ज्यादा टाइट है, मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट है। और अगर वहां पे देखो कि अगर वहां पे वहां के लोग थोड़े बहुत मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो थोड़े कैजुअल तरीके से काम कर रहे हैं, तो मान जाना कि नॉर्मल नॉर्मल है। मतलब हमारा एक है ना, थोड़ा हम ये कह सकते हैं कंपनी जो है ओके ओके कंपनी है, ठीक ठीक कंपनी है, मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा है यहाँ का। तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्या कंपनी का स्टेटस है। देन जैसे ही स्टार्ट करो, रूम के अंदर बढ़ो, रूम के अंदर बढ़ो, जब भी कभी मीटिंग के अंदर जाओ, देखो ग्रीट करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट ग्रीट कभी भी काट के नहीं करना। अगर वो आपको आगे से ग्रीट कर रहा है तो पहले उन्हें ग्रीट करने दो, ठीक है। कोई भी आपका एम्प्लॉयर इंटरव्यू आगे से ग्रीट करे तो उसको आगे से ग्रीट करने दो, ठीक है। जैसे ही उसके ग्रीटिंग पूरी हो देन आप उसको ग्रीट करो कि गुड मॉर्निंग सर, जो भी है एकदम कैजुअल अच्छे तरीके से, ठीक है, गुड मॉर्निंग ऐसे करके जाके फिर वो आपसे बोलेगा लाइक सिटी या फिर जो भी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए इंडियन क्लाइंट्स के अंदर और फॉरेन क्लाइंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बड़ा डिफरेंस आता है किसका? खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देने का, ठीक है। मैंने कभी भी यहाँ के क्लाइंट्स को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एम्प्लॉयर्स को कभी भी कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा इंट्रो देता हुआ नहीं देखा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, जब एक अच्छा एम्प्लॉयर होगा या एक पुराना रिक्रूटर होगा या फिर एक पुराना एचआर होगा या फिर कोई एक पुराना खिलाड़ी होगा, ठीक है, या फिर एक फॉरेनर होगा बाहर की कंट्रीज से, या ऐसे बंदे होंगे, वो पहले आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन पूरा देंगे, ठीक है ना। पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे, वो वी आर वगैरह। अब बात याद रखना, उनके इंट्रोडक्शन बताने का वेट नहीं करना अपन लोगों को। आप लोगों को उनके जो भी लिंक्डइन डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी उनके वेबसाइट्स हैं, जो भी उनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह, जहां पे उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो हमेशा आप लोगों को पढ़कर जानी है। मतलब पहली चीज, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट को देख रहा है उनमें सबसे हाईएस्ट बंदा कौन है, ठीक है। देन सेकेंडरी चीजें देखनी है कि कंपनी किस से रिलेटेड है, क्या काम करती है कंपनी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। पहली चीज, कंपनी का सीईओ वगैरह कौन है, नाम से ध्यान रखना चाहिए कौन है। सेकेंडरी चीज है कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है और आपको किस पोजीशन पे हायर करनी है, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को एक जॉब रोल मिलता है आप लोगों का, कि है ना, लेट सपोज लिंक्डइन से अप्लाई करोगे ना तो एक जॉब रोल मिलेगा कि आपका क्या क्या है, उसको ढंग से पढ़ के जाना और उससे कोई पॉइंटर्स वगैरह जो हो वो भी बना लेना। उससे क्या लगता है, लेट सपोज कि अगर आप वो पढ़ के जाओगे, उसमें लिखा था ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, बजट कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना है, एबी टेस्टिंग करनी है, ये चीजें पढ़ के जाओ क्योंकि वो पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के भी जाइए और उसके ऊपर आप अपना खुद का भी एक रिव्यू लेके जाइए। जितने पॉइंट्स लिखे हुए रहेंगे ना जॉब रोल के अंदर, लिंक्डइन पे जाना, जॉब रोल्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि आपका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे पढ़कर जाओ। उसे पढ़कर जाओ, उसे समझो कि बंदा हमसे क्या चाहता है। आप अपने प्रैक्टिस करके जाओ कि हाँ हाँ ये चीजें पूछी, उस पर क्या क्या आपके आंसर जो है वो होने चाहिए। उसको नोट डाउन करो, पॉइंटर्स करो। देन उसके बाद में कंपनी इंट्रोडक्शन जैसे ही वो बंदा क्लियर करेगा, जैसे कंपनी इंट्रोडक्शन क्लियर करेगा, आपको तो पता था कंपनी के बारे में पर फिर भी उसने बताया, देन वो फिर आपका इंट्रोडक्शन लेगा कि अब आप बताओ अपने बारे में, ठीक है। अब देखो आपका खुद का जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा बहुत वरी करेगा आप, ठीक है, एज एन फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लाइक ये इंट्रो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एक फ्रेशर क्या बोलता है कि सर आई एम फ्रेशर इन दिस फील्ड, ठीक है। मेरा लाइक ऐसा है कि मैं 6 मंथ से मैंने WS क्यूब टेक से कोर्स किया है, ठीक है। यहाँ से कोर्स करने के बाद में लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप करी है, ठीक है। इंटर्नशिप करने के बाद में मैंने ये सीखा है, लेट सपोज मुझे ऑन पेज आता है, मुझे ऑफ पेज आता है, मुझे गूगल एड्स आते हैं, मुझे फेसबुक एड्स आता है, मुझे सोशल मीडिया भी आता है। अगर मेरी एक्सपर्टीज की बात की जाए तो वो एक्सपर्टीज जो है मेरी एसईओ के अंदर है, पेड एड्स के अंदर है और एसएमओ के अंदर है। इन तीनों के अंदर मेरी एक्सपर्टीज देखने को मिलती है। साथ ही में मेरा एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल, मेरा पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल मार्केटिंग के साथ में, वो 6 मंथ्स का हो चुका है। 6 मंथ मतलब कोर्स का 6 मंथ कवर कर लो और थोड़ा बहुत अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कर ली, ठीक है, तो 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है, ठीक है। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, जो भी आपने इंटर्नशिप करी होगी वहां से कुछ प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, उनके बारे में आप उनको बताओ कि मैंने जैसे सपोज ज्वेलरी वाले बिजनेस पे काम किया था और ज्वेलरी वाली बिजनेस के अंदर ऑफ पेज ऑन पेज देखा था और वहां पे देखो मेरे पास अभी ये मैंने अभी देख रखा है। देन उसके बाद में उसे बोलने मत देना, जब खुद बोलना शुरू करो फिर वो नहीं बोलना चाहिए, फिर तुम ही बोलना। देन उसको जो है आपका जो भी काम रहा है
लेट सपोज कोई भी आपको इंटर्नशिप वगैरह करवाई गई हो, या कोई भी जो आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट हो, उसको बोलना कि सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ठीक है, दिखाने के बाद में सिस्टम ओपन करो। सिस्टम ओपन करने के बाद में उसको जो भी आज तक के आपके रिजल्ट्स वगैरह रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दो। जैसे एसईओ में क्या बताओगे, जो उसकी ऑन पेज शीट होगी वो बता दो, उसकी जो ऑफ पेज शीट होगी वो बता दो, एसएमओ के अंदर उसका कंटेंट प्लानर बता दो। ठीक है, और एड्स वगैरह में जो एड चलाए गए थे उसके अगर स्क्रीनशॉट्स वगैरह पड़े हों वो बता दो। ठीक है, GA4 के अंदर उसके रिजल्ट वगैरह आए हुए होंगे, कितना ट्रैफिक वगैरह आया है, उसके स्क्रीनशॉट लेके बता दो, या लाइव अकाउंट बता दो। ठीक है, ये चीजें बता दो। पूरा अच्छे से डिक्टेट करना कि मैंने यहाँ काम किया था, प्रोजेक्ट ये था, मैंने ये किया था, मेरे पास ये शीट पड़ी है, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, उसको दिखाओ। बस इतना आप कर दीजिए। देन उसके बाद में बात आती है, जब आपने अपना इंट्रोडक्शन इतना शानदार दे दिया होगा ना, तो उसके बाद में आप उसके पास ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, बट फिर भी कुछ जो है क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। पूछेगा लेट से कि लेट से फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपका टोटल एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर ऑन पेज में कैसा रहा है, ऑन पेज में क्या करते हैं, छोटे मोटे जो भी है। उसके लिए क्या करो ना, आप अपना पूरा जो ब्रोशर आप लोगों को हाथ में दिया गया है, उस पूरे ब्रोशर से रिलेटेड जितना भी ब्लॉग वगैरह कंटेंट आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है, सारे ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना भी ब्लॉग मिलता है, जो भी आपको ब्रोशर्स मिले होंगे ना, ब्रोशर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसमें उन सभी के ऊपर रिलेटेड ब्लॉग्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे जो कोर कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो भी वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इनकेस अगर थ्योरीज के अंदर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप हमें इंटरव्यू क्वेश्चन सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे। देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बस कोई एक शीट है, बस उसमें से वो लोग पढ़ के बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता भाई। सिंपल सा लॉजिक है, शक्ल देख के, उसका एक्सपीरियंस देख के जो है लॉजिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कभी मैंने आज तक तो अपनी लाइफ में देखा नहीं है कि मेरे से एक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेकंड इंटरव्यू में भी मोस्टली रिपीट हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्या होता है ना कि जैसे हर एक बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हर एक बंदे के अपने खुद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब वहां पे ऐसा नहीं है कि सब एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, नहीं, कुछ जनरल क्वेश्चंस वगैरह तो हैं ही। ठीक है, जैसे कि सर आपका एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लेंगे, ऑन पेज के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत जो जनरल होती है चीजें। आपने इंट्रोडक्शन में इतना कुछ बताया तो बस उस इंट्रोडक्शन में से ही चीजें निकालेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो रिज्यूमे होगा, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा, वो ढंग से पढ़ के जाना। रिज्यूमे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे से क्वेश्चन बनेंगे, कंपनी खुद क्या है उससे क्वेश्चन बनेंगे, कंपनी क्या चाहती है इससे क्वेश्चन बनेंगे, कंपनी के लिए आपने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है उस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इसके बाहर और कोई क्वेश्चंस वगैरह मेरे पर्टिकुलर एरिना में तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। और मेरे खुद के इंटरव्यूज की बात की जाए तो आई होप मैंने अराउंड 60-70 इंटरव्यूज आज तक दिए होंगे। ठीक है ना, मतलब आप इंटरव्यू कह दो या क्लाइंट के साइट मीटिंग्स वगैरह कह दो, 60-70 मैंने कर रखे हैं। मैं अगर कहीं पे वर्क कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मैं इंटरव्यू देता हूँ। इंटरव्यू देने से क्या होता है ना कि आपकी पिच स्ट्रांग होती है। कभी भी याद रखना, पिच का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा बेटर है। ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी ने आपको हायर किया जिससे आपका इंटरव्यू एक बार में ही अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू एक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप कंपनीज के अंदर आगे या ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, इंटरव्यूज और भी टफ से टफ होते जाएंगे। एक जूनियर कंपनी जूनियर जैसा इंटरव्यू लेगी, एक सीनियर कंपनी सीनियर जैसा इंटरव्यू लेगी। ठीक है ना, अभी तक के लिए जैसे मैंने कई एक कंपनीज में इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, तो वहां पे मुझे ये भी देखने को मिला था कि इंटरव्यू जो है 4-4 घंटे का राउंड भी होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को लगता होगा एक क्लाइंट से मीटिंग करना 10-15-20 मिनट जनरल सी चीजें इतना होता है। बट अगर किसी लेवल का इंटरव्यू हो तो वो लेवल का इंटरव्यू जो है वो 4 घंटे तक भी चल सकता है। मैंने 4 घंटे वाले इंटरव्यू भी लिए हैं। वो मल्टीपल पार्टिसिपेट्स होते हैं, डिबेट वाले इंटरव्यू भी दिए हैं। ठीक है, मल्टीपल जो है को फाउंडर्स वगैरह वो सब एक साथ आ जाते हैं, उनके साथ मीटिंग में डील कर पाना। 3 बंदे मैंने देखे हैं, 3-4 बंदे आ जाते हैं एक साथ में। एक एचआर हो जाती है, एक जो आपका डिपार्टमेंट हेड होता है वो हो जाता है, और एक आप लोगों का जो भी सीनियर वीनियर्स वगैरह होने वाले होते हैं या सीईओ वगैरह होते हैं वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में ये आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू यहाँ पे आने के बाद में क्लोजिंग देगा वो आप लोगों को आपके CTC वगैरह से।
ठीक है सर, कितना लोगे, क्या लोगे, कंपनी के बारे में वर्किंग वगैरह आपको बता देगा, ये टाइमिंग है, ये आपका जॉब रोल वगैरह है, आप कितना चार्ज करोगे। तो देखो, हमेशा याद रखना, चार्ज जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के किया जाता है। स्टार्टिंग में जोधपुर की अगर अभी अपन सैलरी की बात करें तो जोधपुर के अंदर जो है मिनिमल से मिनिमल 10,000 से स्टार्ट होती है डीएम वाले की सैलरी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 1 लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख तक जाती है जोधपुर के अंदर। ठीक है, पर मंथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सैलरी यहाँ पे है। बट उसके लिए आपको अप्रोच करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप 10 से लेके 15 के बीच में वरी कर सकते हो, 10 से 15 के बीच में। थोड़ा 6 महीने, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 20 से लेके 25 के बीच में आप लोग जा सकते हो। और फिर ओवर द टाइम ग्रोथ होनी है, 3-4 साल, 5 साल बीतेंगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस बीच में कुछ अच्छा कर लेते हो सकता है 1 लाख के बाहर भी चले जाओ। वो आपके ऊपर है सारी चीजें। ठीक है ना, कि आप लोगों ने कितने इंटरव्यू दिए। जितने इंटरव्यू दे सकते हो उतने इंटरव्यू दो। मेरा मानना है कभी भी ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू रुकने चाहिए, इंटरव्यू दो। इंटरव्यू से आपकी पिच स्ट्रांग होगी, आपको बोलना आएगा, आपका मुंह खुलेगा। तो कोशिश करो जितने इंटरव्यू करवा सकते हो ना अपने, उतने इंटरव्यूज करवाओ। आपको बोलना आ जाएगा इंटरव्यूज के अंदर। एक इंटरव्यू से कभी नहीं सीखोगे, 10 इंटरव्यू से भी नहीं सीखोगे। 30-40 इंटरव्यू देने के बाद में समझ में आएगा कि इंटरव्यू में होता क्या है। फिर आप अभी इन जनरल मेरे अगर कोई इंटरव्यू लेता है, ठीक है, पहले हो सकता है मेरे को टाइम लगता था, अब मैं 10 मिनट में इंटरव्यू करके फ्री करवा देता हूँ, इवन 5-5 मिनट में इंटरव्यू देके फ्री करवा देता हूँ, कि अब मुझे टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, और लास्ट चीज आती है कुछ सर, अगर राउंड वगैरह भी अगर हम देखें इंटरव्यूज वगैरह और इन सब में, तो देखो 3 राउंड इंटरव्यूज भी होते हैं। 3 राउंड इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला राउंड होता है एचआर राउंड। ठीक है, एचआर राउंड में क्या होता है कि आप लोगों के साथ एचआर की बात होती है। एचआर आपको जो भी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होती है उसकी उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करती है, थोड़ी बहुत बातचीत करती है कि हमारी कंपनी ये है वो है, आप इंटरेस्टेड हो, ये वो सब। तो एचआर राउंड होता है। सेकेंड राउंड होता है आप लोगों का असेसमेंट, असाइनमेंट और टेक्निकल राउंड। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनी टास्क वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, कि ये टास्क वगैरह करके दो, एलिजिबल हुए तो हम आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में लेके जाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनिंग वगैरह जो भी है आप लोग समझ सकते हैं, ये होने वाली होती है। तो इन जनरल यहाँ पे आप लोगों को टास्क और असाइनमेंट दिए जाते हैं। टास्क और असाइनमेंट आप लोग सबमिट करेंगे, देन फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू कॉल आती है। फाइनल इंटरव्यू के अंदर आपसे वर्बल बात की जाती है, जो भी ये चीजें मैंने आपको बताई, इंट्रो वगैरह, ये सब जो है आपके टास्क असाइनमेंट से पहले, टास्क असाइनमेंट के ड्यूरेशन के अंदर, या टास्क असाइनमेंट के बाद में, इन तीनों ड्यूरेशन में इंट्रो और ये वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में क्या है, अगर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपका एक्सपीरियंस मीट करता है तो आप लोग हायर हो जाओ। बट ये था आपका ओवरऑल जो आपका सिनारियो मार्केट के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंपनीज जो है टास्क और असाइनमेंट जो है वो कुछ टेस्ट गोरिल्ला या फिर टेस्ट गोरिल्ला हो गया, और एक दो और है ना सिस्टम्स आते हैं, ठीक है ना, टेस्ट लेने के लिए, असाइनमेंट्स वगैरह, टास्क करवा वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो वो भी आप लोगों के साथ हो सकता है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया, 4 घंटे वाला इंटरव्यू था। उसके अंदर 1.5 घंटे का टास्क था उसी दिन, सेम डे के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या था ना, माइक भी ऑन था, कैमरा भी चल रहा था, मतलब आप इधर उधर कहीं नहीं देख सकते, आपको जस्ट आंसर्स टाइप करने हैं सारे के सारे। बहुत टेक्निकल राउंड था उसके अंदर, बहुत हाई लेवल के ऊपर था वो। ठीक है, इवन मेरा जो है वो क्रैक भी हो चुका है। ठीक है, मेरे पास अभी ऑफर लेटर वगैरह पड़े हैं उसके। देखिए मैं जा नहीं रहा हूँ, वो अलग बात है, बट पड़े हैं। आप लोगों को भी ये कभी ना कभी देखने को मिलेगा, स्विचिंग इज नॉट नॉट एन ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, वो वक्त के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग में इंटरव्यू जरूर दो, जाना नहीं जाना तुम्हारे ऊपर है। ऑफर लेटर पड़े रहने चाहिए कि हाँ हमारे पास में 40, 50, 60, 70 के तो ऑफर पड़े हुए हैं, अब मन होता है तो देख लो, नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग भी। ठीक है ना, तो ये सभी इंटरव्यू सिनारियो रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड तो बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं है इंटरव्यू से रिलेटेड? दानिश सर, नितेश सर, ईश्वर सर, शशांक सर, कोमल मैम बताओ। सर शर्माओ मत, बताओ।
ठीक है। दानिश सर, शशांक, नितेश, आप बताओ। नो सर, नहीं चलिए। है। चलिए। ओके। बाकी अगर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह चाहिए हो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह के लिए, तो मैंने वैसे तो बता दिया है, बाकी गूगल पे सर्च करना। ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी एक दो रिसोर्सेज ब्लॉग्स वगैरह पड़े होंगे, एक बार जाके देख लेना। वो भी आपको हेल्प करेगा, बट उससे बेटर है ब्रोशर वगैरह रीड कर लो, ब्लॉग वगैरह देख लो, उसके ऊपर काम हो जाएगा आप लोगों का। बाकी तो जो चीज बोलेगी वो होगा आपका काम। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह। और वो बनाना कैसे है, तो इंटर्नशिप वगैरह से बनवाना पड़ेगा वो। ठीक है। चलिए। सो अब ये है, इसी के साथ में आपकी मेरे साइड से जितनी भी क्लासेस बच रही थी, वो क्लासेस भी कंप्लीट होती है। कोई और टॉपिक? हाँ सर, बताइए। सर, ईमेल मार्केटिंग में मेरा एक डाउट था। हम्म। उसमें जैसे अगर कोई अपन सेगमेंट, एक जर्नी बनानी है अपनों को, जैसे मैंने ट्राई किया था पर हो नहीं पाया, जैसे 5 स्टार रेटिंग जो अपनों को मिलती है उस पर अगर थैंक्स करना है मुझे, तो वो सेगमेंट भी अलग हो जाएगा, टैग भी अलग हो जाएगा, प्लस जर्नी भी उसमें कोई अवेलेबल नहीं है, तो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी पड़ेगी उसकी। तो सर एक बार वो बताओ ना, आप कैसे करनी है, 5 समझ नहीं स्टार आ रहा। रेटिंग देने के लिए? मतलब रेटिंग जो दे दी उसको थैंक्स भेजना है अपनों को, तो उसके लिए अलग ही सेगमेंट भी अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा, टैग और। पर रेटिंग्स के लिए जरूर थोड़ी है कि ईमेल दिया होगा। जीएमबी रेटिंग की बात करो, किस रेटिंग की बात कर रहे हो? या ई कॉमर्स में वेबसाइट पर अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग दी है तो। नहीं नहीं, देखिए, इन जनरल क्या होता है, आपके पास में ईमेल आने चाहिए, पहली चीज तो ये होती है। इसके लिए अगर आपको जर्नी बनानी है, तो वो जो जर्नी है वो आपको वहाँ ऑटोमेशन में नहीं मिलेगी। इसके लिए अपन को मैनुअल स्क्रैच वाली जो जर्नी होती है ना, वो बनानी पड़ती है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहली चीज, आपको अपना सीआरएम मैनेज करना होगा, जो भी सेल्स फोर्स वगैरह है ना, उसमें आपको डेटा बनाना होगा। डेटा कैसे बनेगा वहां पे एक आपके लिए कॉलम बनेगा। कॉलम में क्या आएंगे, वो सारे के सारे डेटाज आ जाएंगे जिन्होंने आपके इस पूरे के ऊपर रिव्यू डाला या रिव्यू बटन के ऊपर क्लिक किया है। तो आपको पहले क्या करना होगा, वहां पे रिव्यू बटन का एक सीआरएम के अंदर डेटा सेट बनाना होगा, जिसमें क्या होगा कि जब भी कोई बंदा रिव्यू देता है, तो उसका जो ईमेल है वो ईमेल आपके सीआरएम के अंदर जाएगा। फिर वो जो सीआरएम का डेटा है ना, वो कनेक्ट होगा आपकी ईमेल मार्केटिंग से। तो जो मेन काम है ना, वो वहां पे सेल्स फोर्स का है, वो कस्टम है, वो आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन ऑटोमेशन में अवेलेबल नहीं है। मेल चिम्प में अपन बनाते हैं ना सेगमेंट, वो तो मैंने हम्म। चलो जैसे तैसे क्रिएट कर दिया, उसका नाम और सारा उसके फिल्टर्स लगाने के बाद, उसके बाद जो टैग बना है उसको जो जर्नी में यूज करना था वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक सेकंड, वापस रिपीट करना, क्या कह रहे हो? जैसे मैंने सेगमेंट तो बना लिया था, 5 स्टार रेटिंग हम्म। और जो भी है वो, उसके बाद हम्म। जो उसको एज ए टैग यूज करना था मुझे जर्नी में, वो यूज नहीं हो पा रहा, उसमें भी अलग अलग फिल्टर और मांग रहा है। अलग अलग अभी क्या है ना, उसमें सेल्स फोर्स कनेक्ट नहीं हो रखा। जो भी आपके सीआरएम्स होता है ना, डेटा कहाँ से आएगा सेगमेंट में, डेटा कहाँ से आएगा? जब तक आप उसको डेटा नहीं दोगे ना, तब तक वो आपको वेरिएबल्स में अटकाएगा। वेरिएबल्स का मतलब होता है वो डेटा सेट, कि कौन से डेटा को ट्रिगर करना है। ऐसे तो सभी को ट्रिगर कर देगा ये, तो वो वहां पे अटका लेगा आपको, अटकाएगा ही सेल्स फोर्स वगैरह के थ्रू। मेल चिम के अंदर एक अकेडमी करके है, ठीक है, वहां पे मेल चिम का पूरा वो जो है, आपको 2-3 घंटे का एक कोर्स होता है मेल चिम की तरफ से। वो एक बार चेक करना, उसके अंदर आपको ये अपना आंसर मिल जाएगा। मतलब अपन सेगमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो टैग क्रिएट करते हैं उसमें सिर्फ अपनों को नाम देना जरूरी होता है, जो सेगमेंट का नाम है, बस बाकी कोई फिल्टर और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें। देखो क्या होता है, आपने सेगमेंट का नाम दे दिया, ये मेल चिम का हम्म। डेटा है। हम्म। अभी अपन को इसमें डेटा सेट भी तो डालना पड़ेगा ना, डेटा लाओगे कहाँ से, ईमेल लाओगे कहाँ से? तो उसके लिए फिर जो सीआरएम्स है ना, वो वर्क करेंगे। सीआरएम के अंदर अपन को डेटा सेट बनाना पड़ेगा अपना, कि सीआरएम में ये डेटा सेट बना। अब ये डेटा सेट का जो थ्रेड होगा, वो आप जाके वहां उस सेगमेंट के अंदर डालोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, सीआरएम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब तक सीआरएम यहाँ कनेक्ट नहीं होगा ना बीच में आके, तब तक ये जर्नी बनेगी नहीं। सीआरएम आना ही पड़ेगा। सीआरएम क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, सीआरएम फ्री नहीं होते, ये पेड सीआरएम्स होते हैं। इसी कारण से आपके कोर्स के अंदर सीआरएम्स के नाम है। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं था, क्योंकि सीआरएम जो है पेड होता है, उसको बाय करना पड़ेगा। सेल्स फोर्स हो गया, हब स्पोर्ट हो गया, इन्हें बाय करना पड़ता है, और देन फिर इसको कनेक्ट करवाना। मैंने शॉपिफाई यूज किया था और उसमें सेगमेंट क्रिएट करने के बाद उसमें फिर मेल चिप से हम्म। इंटीग्रेट करने के बाद उसको वहां से क्रिएट किया था मैंने फिर से सेगमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बेटर तरीका है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो वेबसाइट को, तो और भी बेटर है,
वहां पे सेगमेंट बता रहा है वो बनाने के लिए। बता रहा है ना। तो आप उस ऑप्शन पे क्रिएट कर लो ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, पर वो जैसे जो लिस्ट आती है, जो ट्रिगर होता है सारा मेल, वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे हम्म। होगा फिर। वो डेटा सेगमेंट में कैसे जाएगा ऐसे। हाँ, वो डेटा सेगमेंट में जाएगा, प्लस फिर जो टैग बनाया उसमें जाएगा, क्योंकि टैग से ही तो ट्रिगर होता है मेल, सेगमेंट में तो सिर्फ डाटा आता है। हम्म। वो चीज हम्म। फिर जब जर्नी इसके लिए एक बनाने बार जाएंगे। आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा। क्या शॉपिफाई, मुझे खुद को इतना क्लियर नहीं है शॉपिफाई इंटीग्रेशन कैसे होता है इन डेटा सेट के लिए। मैंने क्या सीआरएम से तो कर रखे हैं, शॉपिफाई मेरा ज्यादा इन हैंड नहीं है। हाँ नितेश बताइए। हाँ नितेश बताओ क्या हुआ। सर ट्रैकिंग कन्वर्जन ऐड नहीं हो रहा है जीटीएम से, इनएक्टिव आ रहा है वहाँ। ट्रैकिंग कन्वर्जन कैसा, मतलब क्या ऐड करना चाह रहे हो। गूगल एड्स से, गूगल एड्स ट्रैकिंग कन्वर्जन ऐड नहीं हो रहा है जीटीएम कोड, से। हाँ जो ऐड नहीं हो रहा है। मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। हाँ तो एक बात बताओ, ऑडियंस बनाने के लिए चाहिए। जी सर। तो एक काम करो ना, डायरेक्टली एनालिटिक्स के अंदर आप जाओगे, तो एनालिटिक्स GA4 के अंदर वो ऑडियंस का ऑप्शन होता है ना, वहां से आप ऑडियंस बना के भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ट्रैकिंग का काम है वो कर लेगा फिर एनालिटिक्स। रिक्वायर्ड नहीं है कि आप ट्रैकिंग कोड डालो, ऑडियंस का ओके ऑप्शन है सर। ना वहाँ पे। उससे भी आप ऑडियंस जो है फैच करके वहां पे यूज कर सकते हो, तो वो कर लो। ठीक है। यस सर। चलिए, और किसी का डाउट है। हाँ सर बताइए। हाँ, जो हम इंटर्नशिप के लिए रिज्यूम भेजते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या लिखेंगे? एक बार वापस बताना क्या कह रहे हो। जो इंटर्नशिप के लिए अपना रिज्यूम भेजते हैं ना कहीं जगह, तो उसमें एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे सर? एक्सपीरियंस के लिए देखिए सर, आप तो शायद ब्लॉगर हो ना, आप तो ब्लॉग्स वगैरह करवाते हो। यस सर, एसपीओ ना। हाँ हाँ, तो आप कर सकते हो जैसे कि एसईओ एग्जीक्यूटिव लिख सकते हो अपने आप के लिए। ठीक है ना, जो भी वेबसाइट है उसका नाम नीचे लिख देना, डोमेन का नाम, और ऊपर अपना एसईओ एग्जीक्यूटिव लिख देना। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, या फिर एक ब्लॉगर लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आप इसके थ्रू एक्सपीरियंस बता सकते हो। अगर एकदम ही नए हो फील्ड में और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो है इंटरव्यू के लिए जो आपकी इंटर्नशिप्स होती है उसके लिए करना पड़ेगा आगे। इंटर्नशिप के बिना अपना कुछ भी नहीं बनेगा एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप तो इसलिए ही तो फ्री होती है क्योंकि कोई भी एनरोल कर सकता है उसमें। T4 टैक हो गया, सर जो एक दो मैंने कंपनी भी है जोधपुर की करवाती है। या सर डब्ल्यू एस क्यूब जैसे में मैं भी दो अप्लाई तीन करके देखना। वेबसाइट पे एसईओ किया था। हम्म। सर जैसे मेरे ब्लॉग है, मैंने उस पे एसईओ वेसईओ किया तो वो एक्सपीरियंस में लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो ब्लॉगर्स है उनको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मार्केट का, 1-2 साल का, वो अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन लिख देना नीचे, और डोमेन का जो भी आपका नेम हो वो डाल देना, और ऊपर आप अपना लिख देना एसईओ एग्जीक्यूटिव या जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अरे डब्ल्यू यार, एस में इंटर्नशिप का चल रहा है? क्या कह रहे हो। डब्ल्यू एस में इंटर्नशिप का चल रहा है अभी? हमारे यहाँ डब्ल्यू एस क्यूब में यस सर। उसके लिए है ना, आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है, एक बार तो काउंसलर से बात करो। एंड काउंसलर्स अगर नहीं आपको रिप्लाई करते हैं, या फिर काउंसलर्स के साथ में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ढंग का, तो फिर आप है ना, हमारे एचआर है शीतल मुथा करके, है ना, शीतल मुथा मैम है। तो आप एक बार शीतल मुथा मैम को लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि इंटर्नशिप वगैरह या ऐसा कुछ अभी अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो मैनेज करते हैं। ओके सर। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट है। चलो,
बहुत बेटर है। तो देखिए, आपका जो भी पार्ट बचा हुआ था मेरे एंड से, जो भी पार्ट आप लोगों का बचा हुआ था मेरे एंड से, वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में आपका एससीओ, एसएमओ, एएसओ, ओआरएम, ठीक है, और बाकी जितनी भी सारी चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस करी है, वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट होगी। ओके, सो मेरे एंड से आप लोगों का कोर्स यहीं पे कंप्लीट होता है। साथ ही में अब कुछ आप लोगों के साइड से या फिर हिमांशु सर की साइड से आपकी 1 या 2 क्लासेस वगैरह बाकी बची हुई हैं, उसके लिए हिमांशु सर आपसे एक बार कनेक्ट कर लेंगे। मतलब मैं उन्हें आज इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे साइड से बैच कंप्लीट हो चुका है, तो हिमांशु सर जो है विद इन 1 या 2 डेज के अंदर आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे वापस से, ठीक है, और जो भी उनका पार्ट है वो फिर वो कैरी ऑन कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग करिए, कभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है, कहीं अटकते हो, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अगर मतलब काउंसलर वगैरह उनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे कई सारे वेज हैं, ठीक है। ढूंढना चाहो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में, तो कोशिश करिएगा। अगर कोई भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो गया तो फ्री, ऐसा कोई सीन नहीं है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो लेकर भी आ जाना, आप सभी लोगों के लिए ओपन है सारे गेट्स, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है। आप भी अपने फ्यूचर के अंदर ब्राइट करिए, लाइक जितना हो सकता है अपना एफर्ट डालिए, जितना हो सकता है उतना काम करिए। देखो, काम कभी कम मत करना, एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करना, काम कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा काम इज ओके, ताकि सीखोगे, ठीक है, अभी स्टार्टिंग के अंदर। और जितना हो सकता है उतना आप अपने काम से लॉयल रहिए, जितना हो सकता है अपने काम को अच्छे से करने की ट्राई करिए, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कमियां हर काम में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात आती है कि अगर कभी भी प्रॉब्लम देखने को मिले तो हमें कोशिश करनी है कि वो प्रॉब्लम सेकंड टाइम हमें वापस कभी लाइफ में देखने को ना मिले। तो जितना हो सकता है अच्छे से काम करना, जितना हो सकता है आप अपनी वैल्यूज वगैरह प्रोवाइड करना अपने काम के अंदर, और एक लेवल का काम करके देना, आपको अपने काम की वजह से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू चलिए, सो मच सर। बाय। थैंक यू। चलिए, ओके, बाय एवरीवन। Thank you बाय so सर। much for this wonderful session and for this wonderful class. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. चलिए, बाय बाय सर। बाय। ये बाकी सभी नाराज हो क्या? नीतीश, ईश्वर, शशांक नाराज हो क्या? बाय सर, बाय। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। चलिए, ध्यान रखना आप सभी भी, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना कभी भी। ओके, चलिए बाय, श्योर। थैंक यू।